गोइंग लाइव। नमस्कार दोस्तों, मेक लाइफ बिग की ओर से मैं अभिषेक अग्रवाल हर संडे की तरह इस संडे दिन में 2 बजे आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। टाइटल पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि हम बात करने वाले हैं आज अंडर प्रिविलेज बच्चों के बारे में। कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको समाज ने तिरस्कार किया हुआ है। वो बच्चे एजुकेशन से अलग हैं, वो बच्चे समाज के मेन स्ट्रीम में आने से अलग हैं, और आज हम उन्हीं बच्चों के बारे में बात करेंगे ताकि वो अलग ना रहें और हमारे बीच आकर सम्मिलित हो पाए। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सामने मौजूद हैं 3 उत्कृष्ट महिलाएं जो इन्हीं बच्चों के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं। कई सालों से वो इन्हीं बच्चों के लिए आगे आ रही हैं, समाज से लड़ रही हैं और उन बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत काम कर रही हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर विनीता मेवाड़ा जो कि फाउंडर है मेक लाइफ बिग कैंपेन की, कि वो हमारी आज की एस्टीम्ड गेस्ट डॉक्टर ललिता शर्मा और मोनिका पुरोहित जी को इंट्रोड्यूस करें। विनीता जी, ऑल आइज आर ऑन यू नाउ। विनीता जी, सॉरी शायद कुछ टेक्निकल इशू है, आप प्लीज अपना जो सिस्टम है उसको अनम्यूट करिए और फिर प्लीज एक बार ट्राई करिए। सो विनीता जी, अगेन ऑल आइज आर ऑन यू नाउ। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभिषेक ने बताया कि हर बार हम ऐसे विषय पे चर्चा करते हैं जिन पे जनरली लोग इसको बात करना जिसको अवॉइड कर देते हैं, पर आज हमने जो विषय रखा है इस विषय पर हमारे जो स्ट्रीम स्पीकर्स हैं वो कई सालों से काम कर रहे हैं। एक ऐसे बच्चों की आवाज बने हुए हैं जिनकी अपनी खुद की आवाज नहीं है, जिनकी खुद की सुनाई देने की शक्ति कम है, पर उनकी आवाज बनना आसान बात नहीं होती। वो है मोनिका पुरोहित जी। स्वागत है आपका हमारे शो पर। इनके बारे में यदि मैं बताऊं तो ये आनंद सोसाइटी रन करते हैं, साथ ही डीफ एंड डम्ब बच्चों के लिए काफी सालों से काम कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा सम्मानित है और भारत की 100 सर्वश्रेष्ठ महिलाओं में आपका नाम शामिल है। शी इज वन ऑफ 100 वुमेन अचीवर। इन्हीं के साथ अगर मैं बात करूं ललिता शर्मा जी की, आप भी बच्चों के लिए काफी सालों से काम कर रही हैं। आपको ह्यूमन लाइब्रेरी के लिए इनवाइट किया गया, काफी सारे अवार्ड से आप सम्मानित हैं। साथ ही आपको मैं बता दूं कि ये ओपन स्कूल्स रन करती हैं। ओपन स्कूल्स मींस ऐसे बच्चों के लिए स्कूल जिनके पास में पढ़ने के लिए जगह स्कूल्स नहीं है या उनके पास समय नहीं होता है, स्कूल जाने का समय नहीं होता है, एक प्रॉपर प्लेस नहीं होती जहां पर वो पढ़ सके, उनके लिए स्कूल रन करना ओपन जगहों पर, वो ललिता जी काफी सालों से काम कर रही हैं। आप काफी सारे रिसर्च पेपर पब्लिश कर चुकी हैं, काफी सारे अवार्ड से सम्मानित हैं। इनके लिए भी मैं बताना चाहूंगी, शी इज ऑल्सो अवार्डेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी एंड शी इज वन ऑफ 100 वुमेन अचीवर। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे इस मेक लाइफ बिच के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। थैंक यू विनीता जी फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी आज की पहली गेस्ट डॉक्टर ललिता शर्मा जी से कि प्लीज़ इस वार्ता को आगे बढ़ाएं और हमें बताएं कि क्या एग्जैक्टली आप कर रहे हैं अपने एनजीओ के थ्रू और आपकी जर्नी कैसी रही। सो प्लीज़ ललिता जी। जी, मेरे यहाँ पर ओपन स्काई लर्निंग क्लासेस के नाम से जाना जाता है क्लासेस को, जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है विद द हेल्प ऑफ वॉलंटियर्स। मोस्टली वॉलंटियर्स है, युवा साथी है, कुछ प्रोफेशनल्स है जो आके बच्चों को पढ़ाते हैं। उन बच्चों को हम मदद करने की कोशिश करते हैं जो जनरली ड्रॉप आउट्स है, 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ के स्कूल छोड़ देते हैं कुछ न कुछ कारण से। कोई बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहा है, कुछ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल्ड है लेकिन पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो हम सभी बच्चों, जितने भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन सबको हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। और शिक्षा जो है मैं प्रोवाइड कर रही हूँ एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटल बेस में हम सक्सेसफुल हो पाए हैं, क्योंकि ये शिक्षा सिर्फ एक डिग्री वाला शिक्षा नहीं है। हम कंप्लीट लिटरेसी के लिए कार्य करते हैं, जहां पर मॉरल वैल्यूज, जो नैतिक मूल्यों का ज्ञान देना बहुत जरूरी है और वो बोल के नहीं होता है। हम बच्चों को खेल खेल में, गाना गाते गाते, ड्राइंग करते करते, कोई टास्क दे के, कोई टास्क देते हैं, एक साथ में वो लविंग, केयरिंग, शेयरिंग, अंडरस्टैंडिंग ये सिखाते हैं।
साथ साथ में हम उनको कैसे अपने जीवन यापन करना है, कैसे रहना है अपने समाज में, ये सारी चीज़ों को भी हम मदद करते हैं, ज्ञान देते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए और कंप्लीट उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हम कार्य करते हैं। और 2009 से मैं रोज उनके साथ में रहती हूँ। बहुत सारे बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं, बहुत सारे पढ़ते हैं, उनके भाई-बहन आते हैं। हर साल हमारे पास कुछ नया स्लॉट बच्चे होते हैं और इसका खूबी ये है कि हम ओपन गार्डन में इतने सालों से अलग-अलग ग्रुप्स को, अलग-अलग क्लासेस, अलग-अलग टीचर्स के माध्यम से इनकी शिक्षा का देखरेख करते हैं। तो मोनिका जी, बहुत ही खूबसूरत। और यस विनीता, आप कह रही थी कुछ? बहुत ही सुंदर कार्य आप कर रहे हैं ललिता मैम। मैं मोनिका मैम से जानना चाहूंगी कि ऐसे बच्चों की आवाज बनना, जिनकी आवाज उनके पेरेंट्स भी नहीं सुन सकते थे, ऐसे लोगों के कान बनना जिनका खुद की श्रवण शक्ति उतनी नहीं थी, आसान नहीं होता। इसके बारे में आपने कैसे सोचा और उनकी आवाज बनने के बारे में आपने कैसे सोचा? मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क करा था, तो बिफोर मैरिज में डिसेबल्ड ब्लाइंड बच्चियों के साथ काम करती थी, बट डेफ बच्चों के जी। साथ काम करने का मौका मुझे शादी के बाद ही मिला। मेरे हस्बैंड शुरू से इसी फील्ड में काम करते थे। एक्चुअली उनके एल्डर ब्रदर डेफ थे, तो वो इस फील्ड में बाय चॉइस ही आए थे और मैं उनके साथ जुड़ने के बाद में आई हूँ इसमें। और मैंने बाद में आफ्टर मैरिज डेफ बच्चों के साथ काम करना चालू करा, लेकिन जब मैं उनको पढ़ाती थी तो मुझे बड़ी दिक्कतें आती थी, क्योंकि कैसे उनको पढ़ाया जाए, कैसे समझाया जाए। तो मैंने डेफ एजुकेशन में अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करा, फिर बीएड और एमएड, और उसके बाद में मुझे पढ़ाना बड़ा आसान हो गया इन बच्चों को। और धीरे-धीरे पढ़ाते-पढ़ाते सिर्फ पढ़ाने को लेकर एक हम लोग फोकस भी रहे। हमको ऐसा लगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी है जो इन बच्चों को फेस करते हैं ये। स्पेशली अगर मैं लड़कियों की बात करूँ, और डेफनेस के साथ में हमारे यहाँ मल्टी स्पेशल बच्चे भी हैं। डेफनेस के साथ में उनको मेंटल रिटार्डेशन है, ऑटिज्म है, सेरेब्रल पाल्सी है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो ये देखा कि इस डिसेबिलिटी के कारण से उनको जो अदर डिसेबिलिटी है उसके साथ में उनकी कई सारी प्रॉब्लम्स बाहर सोसाइटी में हो रही है। जैसे उनके साथ में अब्यूज, मोलेस्टेशन, सेक्सुअल अब्यूज की घटनाएं सबसे ज्यादा थी। तो और वो बच्चे घर में भी कई बार बताते थे तो उनके पेरेंट्स उनकी बातों को समझ नहीं पाते थे। तो हमने ये सोचा कि एक एजुकेशन ही एक ऐसा पार्ट थी जिस पर हम काम करें। हमने उनके लिए ये वाले काम को भी सोचा कि इसको करें। हमने इंदौर पुलिस में एमपी पुलिस के साथ में मिलकर भारत का एकमात्र इंदौर में थाना तुकोगंज में एक थाना आइडेंटिफाई करवाया, जहाँ पर ये जो मूक बधिर लड़कियां हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं, जो भी अगर इनके साथ में कोई भी तरह की समस्याएं होती है तो ये संकेतों और हाव भाव से माध्यम से आकर अपनी एफआईआर वहां दर्ज करवा सकते हैं। तो ये थाना तुकोगंज इंदौर में ये पहल हमने चालू करी थी सन 2002 में, जब तत्कालीन डीजीपी श्री दिनेश चंद्र जी जुगरान भोपाल में थे, और उनसे मिलकर इस प्रपोजल को हमने, पहले पुलिस ने बड़ा इसको पॉजिटिवली नहीं लिया, तो उनको लगा क्या है इस तरह के बच्चे थाने में आएंगे। बट आज वही थाना है जिसके कारण से कई बड़े-बड़े चीजें हुई है, जैसे कि गीता जो पाकिस्तान में फंसी हुई थी वो इंडिया आ पाई है। और एक पुणे में एक, अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो आर्मी मेडिकल हॉस्पिटल में एक बच्ची के साथ में लगातार कई सालों से शोषण की घटना हो रही थी, तो उसको हम लोग दर्ज करा पाए। फिर आपने एक घटना और पढ़ी होगी, वो सोनी टीवी में क्राइम पेट्रोल में भी आई थी। वो बच्ची लाइव सुसाइड कमिट कर रही थी, उसको 14 घंटे तक लगातार काउंसिल करके, मतलब शी वाज फार अवे फ्रॉम इंदौर, करीब 1100-1200 किलोमीटर दूर थी इंदौर से। और उस वक्त मेरे हस्बैंड भी इंदौर में नहीं थे, वो बॉम्बे में थे, मैं इंदौर में थी। हम लोगों ने दोनों ने मिलकर रात भर उसको एंगेज करके रखा, और अल्टीमेटली वो एक लास्ट सीन था कि पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और उसको उतारा वहां से पल्ले से। तो हम लोग उस पुलिस के प्लेटफॉर्म के कारण और लगातार काम करने के कारण कई ऐसे लोगों की जिंदगियां बचा चुके हैं और कई लोगों को न्याय दिलवा चुके हैं उस प्लेटफॉर्म के कारण। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत आपने काम किए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो बच्चे डेफ और डम हैं, जो कह नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उनके साथ जो ये
क्रिमिनल्स हैं, जो ये नीच लोग हैं, इनको एक अपर हैंड मिल जाता है, इनको लगता है कि कोई क्या ही कर लेगा, तो उनको साइन लैंग्वेज के जरिए आपने बोलने का एक माध्यम दिया, उनके लिए पुलिस स्टेशन आपने खुलवा के उनकी ज़िंदगी को एक नया आधार दिया, उसके लिए आपको नमन है मोनिका जी। बहुत ही महान काम, बहुत ही उचित काम आपने किया है, बहुत ज़्यादा। मैं अब क्वेश्चन करना चाहूँगा सबसे पहले, क्योंकि मोनिका जी से हम लोग शुरू करते हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि समाज की ओर से जब आप पहली बार आपने ये सोचा कि ऐसा कुछ करते हैं, तो क्या आपको चैलेंजेस आए? क्या था वो कि आप कि कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज था जो आपने सोचा कि यार इसको कैसे सॉल्व करना है? तो चैलेंजेस क्या थे आपके लिए सबसे ज़्यादा? सबसे जो खास जो विशेष चैलेंज था, एक तो लोग इनकी भाषा का मजाक उड़ाते थे। इनको अगर ये इशारों में बात करें तो लोग ये सोचते थे कि ये लोग पागल है, कुछ तो भी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो चैलेंज ये था कि समाज में ये स्थापित करवाना कि ये इनकी अपनी भाषा है और अगर इसमें ये कम्युनिकेट करते हैं तो हमको इसमें हंसी उड़ाने की जरूरत नहीं है इनकी। उसके बाद में क्या होता, जब धीरे धीरे सेकंड पार्ट था अवेयरनेस। एक एक्सेप्टेंस बहुत कम था सोसाइटी में इनको लेकर। अगर ये कहीं जा रहे हैं तो स्कूल में इनको एडमिशन देने से, जनरल स्कूल जो सामान्य सरकारी स्कूल है अभी, तो ये एक नियम है कि सभी बच्चे एक शाला में पढ़े, चाहे वो डेफ हो, चाहे ब्लाइंड हो, चाहे लेकिन एक एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम हमेशा से रहती थी। तो वो एक्सेप्टेंस हमको आज 19-20 साल हो गए। मेरे हस्बैंड तो मतलब आपको मैं बताऊं, इस काम को करते करते ही बिकेम ए लॉयर। बड़ी चैलेंजेस थे, तो दूसरे लॉयर्स के पीछे पीछे भागना पड़ता था। ही हिमसेल्फ डिड एलएलबी एलएलएम, और अल्टीमेटली हुआ कि वो लीगल राइट्स के लिए फाइट करते और मैं एजुकेशन के लिए, हम दोनों मिलकर लगातार एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग एट पार्ट रीड हो सोसाइटी में। सही बात है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। विनीता जी। ललिता जी, मैं जी। आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपने ओपन स्कूल खोलने के बारे में सोचा और ऐसे जी। बच्चों के बारे में सोचा जिनका अपना खुद का स्कूल नहीं था या उनके पास समय नहीं था, तो उन बच्चों के पेरेंट्स और सोसाइटी, उनका क्या रवैया था आपके इस कार्य को लेकर? क्योंकि बच्चे काम कर रहे थे, वो एक पैसा अर्न कर रहे थे। अगर वो स्कूल जाते तो माँ बाप के पास में एक अर्निंग का सोर्स खत्म हो जाता। आपको क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले इस विषय पर? देखिए, सबसे पहली बात तो चैलेंजेस हमें बच्चों की तरफ से ही था, सोसाइटी से पहले भी बच्चे, क्योंकि हमारे जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, बहुत थियोरेटिकल है और कोई प्रैक्टिकल स्किल उनकी लाइफ में जो जरूरत है वो सब नहीं मिलता है। तो उससे पहले ही दूर भागते थे, क्योंकि 8वीं 9वीं में ड्रॉप आउट होना तो पढ़ाई में इंटरेस्ट छूट जाता था। दूसरी बात यह है कि जब हमने कोशिश करी उनको इनिशियली एक साथ बिठाने पढ़ाने के लिए, तो पेरेंट्स की तरफ से ये आता था कि नहीं, हमारे स्पेशली लड़कियां तो नहीं पढ़ेगी क्योंकि इसको तो दूसरे घर ही जाना है, हमें पढ़ा के क्या करना है। तीसरी बात ये था कि क्योंकि वो एक ब्रेड अर्नर के रूप में बच्चों को देखते थे कि थोड़ा सा पैसे कमा के लेके आएगा, आप फ्री में क्यों पढ़ाओगे। उनका बहुत बड़ा क्वेश्चन होता था कि फ्री एजुकेशन क्या है, मतलब इनिशियली ऐसा बहुत बड़ा सवाल था कि कोई क्यों कैसे कर सकता है। फिर हमने ये देखा, क्योंकि समाज में हजारों लाखों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई भी गाइडेंस नहीं मिलता है। इनके पापा बहुत कई महीनों तक बाहर होते हैं, मदर्स घरों में काम करती है, या रोज सुबह मदर फादर दोनों लेबर के रूप में जाते हैं, तो इनको जो गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो वो अवेयरनेस ही नहीं था। फिर हमने सोचा कि ऐसे हजारों लाखों जो बच्चे हैं सोसाइटी में, एक घाव की तरह है, भारत माता के शरीर के घाव की तरह है, क्योंकि हम सब उसी समाज में रहते हैं। अगर हमारे शरीर में कोई भी हिस्सा में घाव होता है तो हमारे पूरे शरीर को वो प्रभावित करता है। सिमिलरली हम सब तो बहुत अच्छे घरों में रहते हैं, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा जो संख्या जो है, हम डेवलपिंग नेशन की बात करते हैं, तो बिना शिक्षा के तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। शिक्षा ही ऐसा टूल है
जिसके कारण वो अंदर के जितने भी हीरे मोती, अगर हम उनको एक प्रेशियस स्टोन की तरह देखें, तो एजुकेशन ही उसको बाहर निकाल सकता है। और एजुकेशन वो वाला एजुकेशन नहीं जो एक पेपर में लिख के देते हैं कि प्रमोटेड, ये वाला एजुकेशन नहीं। एक अच्छा इंसान होना, एक अच्छा नागरिक होना देश के लिए, ये बहुत जरूरी है। तो हम उसी में फोकस करते हैं। चैलेंजेस बहुत सारे आता है, बहुत सारे आए हैं, लेकिन हम डट के रहे तो ये 11वां साल है, हम सस्टेन कर पाए हैं। ऑलमोस्ट 580 स्टूडेंट्स एवरी ईयर हमारे पास रोज आके पढ़ते हैं। मोनिका जी, जैसा कि मैं आपकी पोस्ट को काफी क्लोजली वॉच करती हूँ, मैंने देखा था कि आप लोगों ने साइन लैंग्वेज में जनगण मन बनाया है, उसको कंपोज किया है। तो ये विचार आपके दिमाग में कैसे आया? एक्चुअली ये विचार मेरे मन में नहीं आया। मैं थोड़ा सा इसके आपको बैकग्राउंड में ले जाती हूँ। मेरे हस्बैंड के जो बड़े ब्रदर थे वो डेफ थे, और उनकी एक ट्रेन हादसे में, दुर्घटना में डेथ हो गई थी, और वो हमेशा, और ये जो हम काम कर रहे हैं उन्हीं की मेमोरी में ही कर रहे हैं अभी। तो वो हमेशा मेरे हस्बैंड से ये पूछते थे बचपन से कि जब फ्लैग होस्टिंग होती तो डेफ सारे लोग क्या गाते हैं और ये लोग खुश क्यों होते हैं गाने के बाद में? ये गाते वक्त इनके चेहरे पर इतना अच्छा भाव क्यों रहता है? क्या हम लोग वो फीलिंग नहीं कर सकते? तो उन्होंने ये इनको हमेशा क्वेश्चन करते थे, लेकिन इसी बीच उनकी तो डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद में मेरे हस्बैंड ने पूरे इंडिया में सर्वे करा कि ये जो पहले तो पूरे अपने जो राष्ट्रगान है उसके भाव को समझा, फिर पूरे इंडिया में सर्वे करा कि मैं इस भाव को कैसे उन संकेतों में डालूं, और फाइनली जब उन्होंने इसको बना लिया तो बना के रेडी करा, लेकिन उस वक़्त मैं भी उनकी ज़िंदगी में आ चुकी थी, हमारी शादी हो गई थी। तो मैंने बोला आपने बना लिया, लेकिन इसको मान्यता दिलवाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चे अगर नहीं गाएँगे तो इस भाव को कैसे समझेंगे? तो जब प्रधानमंत्री जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी जब इंदौर आए थे उनकी यात्रा में, 2006 की बात है ये, तो हमने इंदौर के जो आईजी थे वीरेंद्र मोहन कंवर साहब, उनसे हमने बात करी और उनसे हमने बोला कि सर हम एक राष्ट्रगान हमने संकेतों में तैयार करा है और हम प्रधानमंत्री जी को उसका पूरा एक विथ फोटोग्राफ्स, विथ शब्दों के साथ में कौन से संकेत है वो एक ज्ञापन उनको देना चाहते हैं। तो उन्होंने हमको वो छोटा-सा एक टाइम स्लॉट उनके साथ में दिलवा दिया और हमने उनको वो लेटर दिया। और वो लेटर देने के बाद में देखिए प्रधानमंत्री जी तो कई लेटर लेते हैं, उनको तो पता नहीं कितने लोगों ने क्या-क्या ज्ञापन दिया होगा, हम तो भूल गए थे। लेकिन शायद 15-20 दिन बाद हमारे पास प्रधानमंत्री कार्यालय से एक पत्र आया कि आपकी बहुत अच्छी पहल है और हमने इसको मानक रूप में बना लिया है और हम इसको लॉन्च करेंगे, और आपने ये सोचा ये हमको बहुत अच्छा लगा। और इसका जब प्रॉपर लॉन्चिंग हुआ है तो जब उन डेफ बच्चों ने उसको संकेतों में गाया और वो गूज़बम्प्स, मैंने वो जो हमारे शरीर में रोंगटे खड़े कर देता है वो संगीत जब आता है, वो जब उन्होंने फ़ील करा और हमको जब गले लगाया और उन्होंने संकेतों में भारत माता की जय बोला, तब हमको लगा कि हमने वो जो कंपोज़िशन था वो बिल्कुल सही तरीके से उसको बना दिया था और उन तक पहुँच चुका था। तो ये एक हमारा ललिता मतलब मैम, पूरा स्टोरी था उसके पीछे से। वेरी नाइस स्टोरी एंड वेरी इंस्पिरेशनल। जी, थैंक यू। जी, ललिता मैम, जैसे कि हम ये जब ओपन स्कूल और ओपन लाइब्रेरी की बात करते हैं, तो ये लाइब्रेरी का सिस्टम आपके पास में कैसे आता है? वो लाइब्रेरी आप लोगों ने कैसे स्टार्ट करी? क्योंकि लाइब्रेरी एक प्रॉपर उसको जगह चाहिए होती है, वहां पे बुक्स का प्रॉपर कलेक्शन चाहिए होता है, बट वो बच्चों तक पहुंचाना और बच्चों का उनको लेना एंड देन उनको प्रोवाइड करवाना, वो सब सिस्टम कैसे होता है? जी, हमारे बच्चों को पढ़ने का बहुत शौक है। जो पढ़ना चाहता है उनको इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा जिज्ञासा है उनको पढ़ने में। तो उनके पास पैसे तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी पहल करी है। थ्रू इनके जो बड़े स्टूडेंट्स हैं उनको हम वॉलंटियर्स अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। उनके थ्रू बच्चों ने ही अपने बुक्स जो यूज कर चुके हैं, जो छोटी छोटी कहानी है, जो कॉमिक्स है, ये सारे उन्होंने इकट्ठा करे हैं। सारे इकट्ठा करके डेवलप किया है ऐसा सिस्टम विद द हेल्प ऑफ वॉलंटियर्स। तो वो हर थोड़े थोड़े दिन में एक्सचेंज करते हैं। हमने रीडर्स क्लब फॉर्म कर दिया है 7th क्लास के लिए, 8th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए। तो ऐसे करके उनके सारे ग्रुप्स में रीडर्स क्लब, लाइब्रेरी क्लब है।
तो वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं। हमने सारा कुछ डिसेंट्रलाइज करके रखा है, बुक्स भी इकट्ठा करते हैं और फिर वो सिस्टम से देते भी हैं, सिस्टम से कलेक्ट भी करते हैं। तो इस तरह से वो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल नागरिक के रूप में उभर के आ रहे हैं। और जो ज्ञान है, बच्चे जो पढ़ते हैं एनसाइक्लोपीडिया, हमारे पास कहीं जगह से भी हमें कुछ फ्रेंड्स भी डोनेट करते हैं बुक्स, तो वो जो जितने बड़े बड़े एनसाइक्लोपीडिया और सारे बुक्स है, टेल मी व्हाई, टेल मी हाउ, स्पेस का और बहुत अलग अलग चीजें, उनको सब पता है। 99% भी लाते हैं हमारे बच्चे, 99.98% तक भी जाते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में भी 96% तक जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत ही नाइस। अगर हम लोग एजुकेशन उन बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं जिनके पास साधनों की कमी है, तो इससे बड़ा महान कार्य कोई हो नहीं सकता। क्योंकि कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो पढ़ना ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है। मेरा नेक्स्ट सवाल होगा मोनिका जी से, मैं पूछना चाहूँगा कि हमारा मेन मकसद जो है इस शो को करने का वो ये होता है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, वो लोग साधन संपन्न बैकग्राउंड से आते हैं। तो उनको ये जानना, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए कि हम जिन बच्चों की हेल्प कर रहे हैं वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये वीडियो से कुछ हज़ारों लोग देखते हैं, तो उसमें से कोई एक भी अगर संवेदनशील होकर उन बच्चों के लिए आगे आना चाहे, तो उसको सही राह पता हो, उसको ये पता हो कि कितना बड़ा स्केल है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो डेफ एंड डम बच्चे हैं, इनका बैकग्राउंड कैसा है, इनका घर कैसा होता है, ये कैसे सोसाइटी में रहते हैं, जब आप वहाँ पर जाते हैं तो किस तरीके से बातें होती हैं, वो आप थोड़ा सा बताइए, ताकि हम जो अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठे हैं उनको समझ में आए कि दुनिया में दर्द बहुत है, एहसास हमें नहीं होता। जी जी। जनरली ये बच्चे लोअर इकोनॉमिकल क्लास से ज्यादा आते हैं, और हम लोग तो बेसिकली रूरल और ट्राइबल बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, मतलब रूरल, ट्राइबल, डेफ एंड मल्टी डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो जहां पर न्यूट्रिशन की और हाइजीन की कमी है, वहां पर आप ये मान के चलिए कि बच्चे का अगर बर्थ हो रहा है तो वो किसी न किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित हो सकता है। तो इस तरह के बैकग्राउंड के ज्यादा हैं। और अगर देखने वाले को तो मैं यही मैसेज दूंगी कि अगर आपको ऐसे बच्चे कहीं भी मिलते हैं, तो सबसे पहले तो पेशेंसली उनके साथ में प्यार से बात करने की कोशिश कीजिए और उनको समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आप उनको समझ पा रहे हैं तो उनके साथ में जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी भी इन बच्चों को समाज में तिरस्कृत रूप में देखा जाता है। बस हम यही चाहते हैं कि इन बच्चों को एक्सेप्टेंस हो। और ये बच्चे घूमते बहुत हैं, अगर लिटरेसी नहीं है तो घूमते भटकते बहुत हैं। तो कहीं पर भी अगर ऐसा बच्चा आपको दिखता है तो लिटरेसी के लिए जरूर आप कहीं उसको नजदीक में कोई गवर्नमेंट स्कूल हो या कोई ऐसा सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, जो इस तरह के बच्चों के साथ उसको वहां कनेक्ट करने की कोशिश कर दीजिए, ताकि लिटरेसी अगर हो जाएगी ना, एक बार लिटरेसी हो गई, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि बच्चा एक अच्छा इंसान बनेगा, वो घूमेगा भी नहीं और वो एक अर्निंग मेंबर बनेगा सोसाइटी का। मतलब हमेशा ज़िंदगी चैरिटी पे नहीं खत्म की जा सकती है कि आपको कोई कपड़ा दे रहा है, आपको कोई बुक दे रहा है और आप ज़िंदगी भर लेते जा रहे हो। आप जब तक नहीं सक्षम हो, आप ले लो, लेकिन जब आप सक्षम हो जाओ, तो आप देने की भी आदत डालो वहाँ पर। तो इन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना और सक्षम बनाना, मैं तो यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर कोई देखता है तो वो इसके ऊपर काम ज्यादा करे। चैरिटी तो ठीक है, चैरिटी के लिए हम लोग नहीं हैं, और चैरिटी की आदत भी नहीं डालनी चाहिए हमको किसी को भी दुनिया में। अगर संवेदनशील ही हो जाए तो ये दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। अगर हर इंसान के अंदर करुणा आ जाए तो ये स्वर्ग बन जाएगा। हम कहते हैं कि स्वर्ग और नरक यहीं पर है, संवेदना का ही फर्क है। अगर आप असंवेदनशील हैं तो ये ही नरक है, और अगर आप संवेदनशील हैं और आपके अंदर करुणा है उन लोगों के लिए जिनको वो सारी सुविधाएं नहीं मिली, तो यही स्वर्ग बन जाएगा आपके लिए भी और उनके लिए भी। सेम क्वेश्चन मैं ललिता जी से पूछना चाहूँगा कि जिन बच्चों को आप एजुकेशन देती हैं वो किस बैकग्राउंड से आते हैं? जिन बच्चों को मैंने देखा बहुत सारे फोटोज़ में कि आप पार्क्स के अंदर और ट्रीज़ के नीचे और बहुत ही रूरल बैकग्राउंड्स में जाके देश के कोनों के अंदर घुस के आप बच्चों की एजुकेशन के लिए मेहनत कर रही हैं, तो वो बैकग्राउंड कैसे है? समाज की ओर से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? उनका परिवार कैसा होता है? कितना स्वागत होता है? कितना कैसा होता है? वो पूरा आप एक बार एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए प्लीज़। जी, हमारे जो बच्चे आते हैं वो लोकेलिटी से आते हैं, जिनके मम्मियाँ जनरली, सभी के मम्मियाँ काम पे जाती है घरों में, झाड़ू पोछा बर्तन,
और जो फादर्स है, कई बच्चे के तो नहीं है, बहुत सारे बच्चों के आइदर सिंगल पेरेंट है या पेरेंट्स नहीं है, ऐसे भी बच्चे हैं। लेकिन क्योंकि उनको हैंड टू माउथ करने में ही सुबह से रात तक लग जाता है, तो वो बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते हैं। एक बात ये है। मैं यही कहना चाहूंगी, हमारे बहुत ऐसे दर्शक होंगे जो कि करना चाहते होंगे, वो इंतजार करते हो कि कोई शुरू करे तो हम सोचेंगे। कई लोग सोचते हैं, लेकिन अगर हम अपने घरों से ही स्टार्ट करें, हमारे घर पे ही कोई मेड आ रही है, उनके बच्चों का ही हम थोड़ा सा लिटरेसी के पार्ट हम देख ले, तो भी ये बहुत बड़ा सर्विस होगा, क्योंकि सिंपल एक्ट्स ऑफ सर्विसेज जो बोलते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम ऐसा इंतजार नहीं करते हैं कि कोई आके हमें मदद करेगा। पिछले 11 सालों में हमने ऑलमोस्ट 60 ऐसे सेना तैयार किया है, वॉलंटियर्स तैयार किया, जो हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं, हमारे पास आए थे, बहुत छोटे थे, अब वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, या और भी पढ़ाई कर रहे हैं प्रोफेशनल, और वो इन बच्चों का बीड़ा लेके रखे हैं अपने एरिया में, अपने लाइन के गली के जितने भी बच्चे हैं, वो उनके घर में अभी लॉकडाउन में भी पढ़ाई हो रही है। हम उनको यहाँ से ऑनलाइन वॉलंटियर्स को मदद करते हैं, वो ऑफलाइन आसपास के बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि वो इस जो जितना भी हमने सिखाया है, जो स्ट्रीम लाइनिंग करी है, उससे वो भटक नहीं जाए। और दूसरी बात ये है कि हाँ, अब हम कई बार ऐसे सोचते हैं ना, अच्छे घरों के जो भी करना भी चाहते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि अ, अ, थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। मैं सब यही मैसेज देना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा थर्स्ट है उन बच्चों में भी, अगर थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी दिया जाए, थोड़ा सा पुश हम थोड़ा सा भी करेंगे, तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस मिलेगा, देखने को मिलेगा। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। मेरे पास जो इनिशियली स्टूडेंट्स आए थे, इनिशियली बच्चे जो है लड़के गार्डन में बैठ के, बहुत बड़ा बुशेस था, तो वहां पे गैम्बलिंग करते थे, कोई स्मोकिंग करता था, कोई ड्रिंकिंग, छोटे से लेके बड़े साथ में। तो मुझे बहुत ही ज्यादा खराब लगा था वो सारे दृश्य देख के। तो मैं उनके पास जब जाती थी, वो भाग जाते थे कि ये डांटने आ गई। एक डर है कि ये लोग जो हैं, ये लोग और हम लोग, ये डिफरेंसेस हमें हटाना बहुत जरूरी है। ये डांटने आ गई, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं मिली होगी उनसे, उनके घर तक पहुंच गई थी। घर पे भी उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये बुलाने आई है कि हमें हमें पढ़ाने के लिए। मैंने उनको इनवाइट किया कि मैं फ्री में आप लोगों को पढ़ाना चाहूंगी। और उस बैचेस में से हमने ऐसे बच्चों को देखा है जो कि 6वीं 7वीं में थे, तो पढ़ने की कोई ट्रेसेस नहीं था कि पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। मैं हिलाती थी। उसमें से एक स्टूडेंट हमारे आईआईटी में सिलेक्शन होके गया है, 3rd ईयर अभी कर रहा है। उसने मुझे अभी 2 महीने पहले आके बोला, मैम मैं ऑकलैंड यूनिवर्सिटी जाऊंगा नेक्स्ट ईयर। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे वाह, उसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट भी निकले जो कि वेटनरी डॉक्टर बन गई है, कुछ लॉ पढ़ रहे हैं, सब सब बहुत अच्छे अभी जा रहे हैं। सो अमेजिंग। ये डिफरेंसेस जो है इनमें और हम में, अगर हम सब इसको हटा दें, उनको थोड़ा सा मौका दे दे, अपॉर्चुनिटी दे दे, तो वो भी बहुत ड्रास्टिक चेंज लाने के सक्षम है। और जब वो करेंगे तो वो बहुत पूरा दिल से करेंगे, एक के लिए नहीं करेंगे, वो पूरे समाज के लिए करेंगे। पूरे समाज के बहुत ही लिए सही करेंगे। कहा कि वो एक के लिए नहीं करेंगे, पूरी समाज के लिए करेंगे। कि यदि आप एक बच्चे को एजुकेट करते तो वो पूरी अपनी फैमिली को एजुकेट जी करेगा। जी और जी अगर वो जी। एजुकेशन आगे जाएगी तो डेफिनेटली वो एक एजुकेशन वाला एनवायरमेंट ही स्प्रेड होगा। मोनिका जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है, जैसे कि आपके पास में सेम जेंडर के हमेशा बच्चे नहीं आते होंगे, दोनों जेंडर के बच्चे आते होंगे, लाइक मेल भी आते हैं, फीमेल भी आते हैं। फीमेल जो टॉपिक है, या मैं कहूँ फीमेल के साथ में एक अकेली परेशानी नहीं होती कि सिर्फ बोलना भर है, उनके साथ में उनकी पर्सनल हाइजीन भी होती है। तो उन बच्चों को आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल या उनकी सैनिटेशन हाइजीन के बारे में आप कैसे एजुकेट करते हैं? मैं पर्सनली उनकी क्लासेस लेती हूँ, उसमें तो बिल्कुल नो कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल समझाती हूँ, हर चीज दिखाती हूँ, पिक्चर्स के थ्रू दिखाती हूँ, एक्ट करके दिखाती हूँ, लेकिन सब चीजें समझाती हूँ। उसके अलावा नॉट ओनली उनका फिजिकल हाइजीन, उनको सोसाइटी में गलत लोगों के साथ में अगर वो कहीं फंस जाती है तो कैसे वो अपने आप को सेफ गार्ड करेंगी, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, कब आपको अनसेफ फील हो रहा है, आप किसी बड़े को बताओगे, अपने टीचर को बताओगे,
कोई नहीं है आसपास तो कैसे खुद को बचाओगे, ये सब हम ट्रेनिंग उनको देते हैं। और टचवुड जब बच्चे हमारी कस्टडी में आ जाते हैं, उनके साथ तो कोई गड़बड़ होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि हम उनको इतना स्मार्ट बना देते हैं, स्पेशली उन लड़कियों को इतना स्मार्ट बना देते हैं। और आपको बताऊं, लास्ट ईयर हम लोग ने इन सब बच्चों को, ये हमारे एक कंसेप्ट है, हम लोग सारे बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं। हम उनके लिए अपना स्पेशल स्कूल रन नहीं करते कि आप डेफ हो, आप डेफ के साथ में पढ़ोगे, नहीं। आप डेफ हो, आपको इस दुनिया में समुद्र में जाके तैरना सीखना है, नदी में जाके तैरना सीखना है। ये कुआं नहीं है कि हमारे जैसे लोग हैं, यही कंपटीशन है, यहीं तैरो और यहीं ठीक हो जाओ। तो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, लेकिन क्या होता है, आप सेफ नहीं हो, आप अपने हॉस्टल से सरकारी स्कूल में जा रहे हो, घर से स्कूल जा रहे हो, तो रास्ता आपके लिए हमेशा सेफ है नहीं है। तो हमने उनको कुछ विसिल्स भी दे दिए कि कहीं पर भी आपको लगता है कि आप सेफ नहीं हो, आप विसिल करो, विसिल बजाओ, ताकि आप जब विसिल ब्लो करोगे तो शोर होगा, तो कोई ना कोई आपको देखेगा। आप चिल्ला नहीं पा रहे हो, लेकिन आप जब किसी तरीके से शोर करोगे तो कोई आपको हेल्प के लिए आएगा। और मीनवाइल आपको खुद को कैसे बचना है, आप काट सकते हो, आप बाल खींच सकते हो। हमने उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी है साथ में, कि कोई भी आपको टच करता है और अगर टच करने के बाद में कुछ आगे भी है, तो कौन-कौन से बॉडी पार्ट्स है जहां पर उनको आप मार सकते हो, नाक है, लोअर एब्डोमेन पार्ट है, काट सकते हो। मतलब वो सब चीजें हम उनको बिल्कुल इजी सामने पिक्चर्स के थ्रू दिखाते सिखाते, और हमारी लेडी ट्रेनर होती है उसमें, जो सब चीजें उनको बताती है। तो हमारी लड़कियां तो आपको मैं बताऊं कि उठा के पटक दे, इतनी तेज हो जाती है हमारे साथ जब आ जाती है। तो ये है, और उनको हम ये बोलते हैं कि आपने सीख लिया, नाउ यू हैव बिकम ए मास्टर ट्रेनर। अब जब नया बैच हमारे यहाँ लड़कियों का आएगा तो हर बार ट्रेनर को नहीं बुलाएंगे, अब आप लीडर हो, आप मॉनिटर हो, आपको सारे बच्चों को, नए बच्चों को सिखाना है। तो हर बार सिखाने की प्रोसेस जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ती है। अभी इतने साल हो गए तो हमारे तो क्या है कि हर साल मास्टर ट्रेनर तैयार हो जाते हैं, वो नए बैच को ट्रेन करते हैं। जब पॉलिशिंग का समय आता है, जब टेस्टिंग का समय आता है, तो मैं जाके चेक करती हूँ, लेडी टीचर्स के साथ में बात करती हूँ और देखती हूँ ऑलमोस्ट 95% काम हो चुका होता है ट्रेनिंग वाला। थोड़ा-थोड़ा सा उनको टिप्स और देना रहते हैं और वो बिल्कुल रेडी हो जाता है नया बैच भी हमारा। तो अभी तो ये साइकिल हो गई है जो लगातार चल रही है, उसमें हमको बहुत ज़्यादा अब इंटरफियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ग्रेट ग्रेट, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, अगेन ये ताबू टॉपिक है, ये जनरल पीपल इस पे बात नहीं कर पाती है, और हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो खुद नहीं बोल पाते, और उस ताबू टॉपिक को उतना स्मार्टली हैंडल करना, इट्स नॉट अ इजी थिंग। सो हेड्स ऑफ फॉर दिस, ट्रूली। थैंक यू सो मच। ललिता मैम, मेरा सेम क्वेश्चन आपके लिए भी है, क्योंकि आप भी उस सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी अंडर प्रिविलेज्ड हैं। वो हाइजीन नहीं समझते, वो अपनी फिजिकल हेल्थ नहीं समझते, उनके पास में सिर्फ टारगेट होता है कि कैसे भी करके हमारे पास में मनी आ जाए, हमारे पास में पैसा आ जाए और उसके बाद हम हमारा घर चला सके। उन लोगों को इन सारी चीजों के लिए प्रिपेयर करना, मेंस्ट्रुएशन हेल्थ के लिए प्रिपेयर करना, फिजिकल हेल्थ के लिए प्रिपेयर करना, और फिर साथ में उन्हें एजुकेशन देना ताकि आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाए, वो आप कैसे करते हैं? देखिए, ये जो टॉपिक है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, अभी भी बहुत बड़े एरिया में एक टैबू की तरह है, वो घरों में डिस्कस नहीं किया जाता है। मैंने जनरली ये देखा है कि जैसे हमने शुरुआत में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर काम करना शुरू करा था, बहुत ज्यादा संकोच होता था, क्योंकि उनके घरों में ही एक क्लोज्ड उसमें रखा गया है, मदर्स शेयर नहीं करती है, बड़ी बहनें शेयर नहीं करती है। तो हम यहाँ पे उन सब को अलग अलग टाइमिंग्स में ऑलमोस्ट एवरी मंथ कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, सेमिनार्स है, वर्कशॉप्स है, यहाँ तक कि हमने वॉलेंटियर्स भी हमारे ऐसा फिक्स्ड है, एक कबर्ड दे के रखा है, पूरा सैनिटरी नैपकिन्स है उसमें, और हमने उनको ये सिखाया है कि ये तो ठीक है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्लस माइनस ये सारे प्रोफेशनल्स हमारे आके, कुछ डॉक्टर्स को हम इनवाइट करते हैं, वो हमारे सेशंस लेते हैं, गुड टच है, बैड टच है, सेल्फ डिफेंस है, हम अलग अलग प्रोफेशनल्स को बुला के समय समय पर उनके लिए कार्य करते हैं। लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि आपको कैसे यूज करना है, और फिर लोगों को फ्री में नहीं देते हैं, सो दैट उनको उसके इम्पोर्टेंस भी समझ में आए। एक वॉलंटियर हमारे जो 10 सालों से जुड़ी है, वो ध्यान रखती है, तो सब उसके पास में बहुत कंफर्टेबली आके उनसे
सारी चीजें लेते हैं और फिर हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन हमारे स्टूडेंट्स के साथ साथ में उनके मदर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। उनके मदर्स को बुलाना बार बार जरूरी है ताकि हम जो जो एस्पेक्ट्स जो चीजें हम यहाँ पे सिखाते हैं वो घर से भी उनको उतना ही इम्पोर्टेंस मिले, उतना ही घर पे भी समझे। तो दोनों जब बैलेंस हो जाता है तो वो ये बहुत अच्छे से चलता है। एक तो हम बहुत लेडीज के लिए काम कर रहे हैं बेसिकली उसमें। जी बिल्कुल, एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ निकल के सामने आई जो मोनिका जी ने बताई थी, और वो आपने भी बताई कि हम लोगों ने कोई स्पेशल स्कूल्स नहीं बनाए, हम सरकारी स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं उनको, मेन स्ट्रीम में लेकर आ रहे हैं उन्हें, ताकि उन्हें ये ना लगे कि वो तिरस्कारित हैं, वो संस्कार वो समाज से थोड़े से बाहर हैं, उन्हें ऐसा ना लगे। और जो डर है उनके अंदर कि अगर कोई अर्बन एरिया से आ रहा है या कोई बड़ा आ रहा है तो उनको डांटने के लिए आएगा, क्योंकि उनको बचपन से वही देखने मिला है। सो वो एक डर उनका निकल जाएगा। सेल्फ डिफेंस की हमने बात करी, बहुत ज़रूरी है। इशारों में सीटी बजाकर अगर आपके साथ में कुछ ऐसा हो रहा है जिसको आप बयान नहीं कर सकते, आपके पास कुदरत ने वो काबिलियत नहीं दी है, तो आप इशारों के ज़रिए या सीटी बजा के या सेल्फ डिफेंस जैसे कि काट लिया, उसको कहीं पर मार दिया, बॉडी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा चोट लगती है वो बताकर हम उनको समाज में आगे आने का मौका दे रहे हैं। मैं एक सवाल करना चाहूँगा, मोनिका जी से मेरा सवाल रहेगा कि जब ये जिस बैकग्राउंड की हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ये लेस प्रिविलेज बैकग्राउंड होता है, जब इन लोगों के पास पैसे नहीं होते, खाने की तंगी होती है, तब एजुकेशन आखिरी चीज़ होती है जिसके बारे में ये सोचते हैं। एजुकेशन लास्ट पे आता है इनकी लिस्ट में। ये सबसे पहले सोचते हैं कि हम खाने का अरेंजमेंट कैसे करें, पैसों का अरेंजमेंट कैसे करें। सो ये थोड़ा सा सेंसिटिव क्वेश्चन है, बट पूछना ज़रूरी है कि जब ये सारा समय एजुकेशन में लगा रहे हैं अपना, जब ये सारे बच्चे आ रहे हैं आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे अपने घर का पालन पोषण करने में भी जा रहे थे, ये पैसे कमाने के लिए भी जा रहे थे, अब वो नहीं जा पा रहे। तो उनके परिवार में जो अब पैसे कमाने तो नहीं जा रहे क्योंकि वो पढ़ने आ रहे हैं, तो फिर उनके परिवार में जो खाना पूर्ति है पैसों की और खाने की, वो हम कैसे कैसे कर पा रहे हैं? अभिषेक जी, हम लोग तो लगातार सर्वे करते रहते हैं पूरे साल, और आपको मैं बताऊं, हम इतने बड़े बच्चों को सर्वे में लेकर ही नहीं आते। मतलब हम लोग तो उनको बच्चा सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग, वो 2.5-3 साल का तब से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्टल फैसिलिटी कि, और हम उनके पेरेंट्स को ये बोलते हैं कि भाई 18 साल तक जब ये 12वीं में पढ़े, 12वीं तक चला जाएगा या चली जाएगी, तो तुम्हारा खर्चा बचेगा, क्योंकि हम ही इसको पढ़ाएंगे, हम ही इसको रखेंगे, और इंक्लूडिंग मेडिकल एक्सपेंस वो सब हम कर रहे हैं। क्योंकि वी आर गेटिंग पार्शियल सपोर्ट फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑल्सो। इनको पढ़ाने के लिए हमको एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रमोट भी करता है, कुछ इनके लिए सपोर्ट करता है। तो उनको तो अच्छा हो जाता है कि एक विकलांग बच्चा घर से चला गया, उसका अपने को खर्चा भी नहीं उठाना है। और बच्चा जब 12वीं तक चले जाता है तो हम उनको स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग भी दे देते हैं। आपको मैं बताऊं, कई बच्चे हमारे यहाँ से सरकारी नौकरियों में लगे हैं, कई बच्चे प्राइवेट सेक्टर में लगे हैं। जैसे इंदौर के पास में पीथमपुर करके एक एरिया है जो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर इनको सीएसआर में कई बच्चों को जॉब मिली है। उसके अलावा इंदौर में अगर आप कभी आए हैं तो अपना स्वीट्स और डोमिनोज, पिज्जा, केएफसी, लेमन ट्री होटल और तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर ये लोग बिल्कुल फ्रंट में भी काम कर रहे हैं और बैक में भी काम कर रहे हैं। और इंदौर की कई होटल्स में लोग हाउस कीपिंग में काम कर रहे हैं। मतलब ये तो अर्निंग मेंबर बन जाते हैं अपनी फैमिली के जाके। तो उनको तो अच्छा लगता है कि चलो 12 साल 14 साल अपना खर्चा भी बचा, और सर मैडम ने बढ़िया तैयार करके दे दिया, तो ये जॉब भी करने लग गया अपना। तो हम लोग तो जब तक वो स्किल्ड और अनस्किल्ड किसी भी सेक्टर में जाके काम नहीं करने लगते, तब तक उनको मॉनिटर करते हैं। नॉट ओनली दिस, हम लोग समय समय पर मैट्रिमोनियल इनके जो असेंबलिंग है, मतलब परिचय सम्मेलन, सामूहिक विवाह, ये सब में भी लगातार जुड़े रहते हैं, ताकि इनको मैच भी अच्छे से मिल जाए, इनके इनके कॉम्पिटेंट मैच। अगर अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, पढ़ी लिखी लड़की है, तो वो कोई अनपढ़ से शादी करने वाला नहीं है। उसकी खुद की जॉब गवर्नमेंट की है, तो वो भी एक्सपेक्ट करेगा एक अर्निंग लेडी या अर्निंग मेरे को पार्टनर मिले। तो हम तो हर लेवल पे जाके करते हैं। और बहुत अच्छे हमारे, मतलब आपको मैं बताऊं, हमारे स्टूडेंट्स इतने बड़े हो गए हैं कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कभी कभी आके हमको मतलब हम तो अभी इतनी एज तो नहीं, बट वो नानी बुलवाते हैं अपने बच्चों से, दादी बुलवाते हैं, दादाजी बुलवाते हैं। तो सो वी फील सो हैप्पी कि चलो हमारे स्टूडेंट्स अभी इतने बड़े हो गए कि वो छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, और वो अपनी फैमिली की जिम्मेदारी को उठाने के काबिल बन गए। खास बात तो ये है कि उनके अपने बच्चे हैं और वो उनको पाल रहे हैं बहुत अच्छे से, और उनको पता है कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है, तो वो उनको अच्छे से एजुकेट करेंगे।
बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने जवाब दिया कि हम लोग उनको किसी चीज़ से वंचित नहीं कर रहे, इनफैक्ट हम लोग उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं कि आगे जाएंगे। पीथमपुर की जैसे SEZ है, वहाँ पर वो काम कर रहे हैं तो ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे और परिवार को ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी दे पाएंगे और मेन स्ट्रीम में आ पाएंगे। मेरा क्वेश्चन अभी डॉक्टर ललिता से है कि ललिता जी, जैसा आपको पता होगा कि जिस बैकग्राउंड के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं वो रूरल बैकग्राउंड से है या फिर वो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से है, तो वहाँ पर क्राइम रेट ज़्यादा होता है क्योंकि उनके पास बेसिक संसाधन नहीं होते और वो मजबूर हो जाते हैं वो करने के लिए जो लीगल चीज़ें नहीं होती। तो ये जो क्राइम रेट है इसको कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? उनकी जो मानसिकता है क्राइम से हटा के उनको एजुकेशन की तरफ लाने के लिए क्या कर रहे हैं? और बेसिकली जो छोटे-छोटे बच्चे इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि हम न्यूज़ वगैरह में देखते हैं, उनके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? जी। हमारे क्लास की विशेषता है कि हम मॉरल वैल्यूज में बहुत फोकस करते हैं। वैल्यूज ऐसे बोल के नहीं सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत तो अभी हम काम कर रहे हैं कुछ सालों से। हम 11 साल से बच्चों को ऐसे टास्क देते हैं, पूछते हैं क्या समस्या है, वो समस्या बताते, फिर हम पूछते हैं कि क्या सॉल्यूशन है, फिर वो सॉल्यूशन के ऊपर साथ में काम करते हैं। जैसे कि उस समय बहुत 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, डस्टबिन बनाना अगर हमने कार्य दिया तो एक साथ में 8 बच्चे अगर काम कर रहे हैं, कोई कोटेशन लिखता, कोई उसको डेकोरेट करता, तो सब साथ में जब करते हैं ना, एक केयरिंग, शेयरिंग, लविंग, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के साथ में कैसे रहना, ये सारी चीजें वो सीखते हैं। दूसरी बात, जब मैं इनके घरों में मैं विजिट्स करती रहती हूँ, अभी कोविड के कारण हम ज्यादा नहीं जा पाए हैं, लेकिन हम हर हफ्ते विजिट करते हैं। कई मदर्स ऐसे बोलती थी कि मैडम हमारे घरों में झगड़ा बंद हो गया। एक एक कुछ ग्रुप था, वो लोग, मैं जब गई थी तो उन्होंने बोला पहले हमारा ग्रुप फाइट्स होता था, ये उस एरिया के और इस एरिया के, लेकिन जो बच्चे अभी पढ़ के बड़े हो गए हैं और उनमें इतने नैतिकता आ गई है कि फाइट तो दूर की बात है, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके जीते हैं और बहुत शांति है, झगड़ा नहीं है, शांति है। तो वैल्यूज जो होता है, अगर हम बचपन से ही बच्चों को सिखाते हैं तो वो बहुत हमारे जीवन में अंदर जब समा जाता है तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस उनके परिवार में, उनके समाज में, ये सब लाता है। मैं एक्चुअली एक प्रोफेसर हूँ, 18 सालों से मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। मैंने वहां पे देखा कि हैबिट्स जो है ऑलरेडी फॉर्म हो चुका होता है, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। हम सिर्फ एक करिकुलम पढ़ा के आते थे, लेकिन इस दौरान जब मैं मनन कर रही थी, ये सारे चीजें हो गया, ऐसे बच्चों से मैं मिली, तो मैंने सोचा कि इनको अगर हम नैतिक गुणों के साथ में बड़ा करेंगे तो ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी में लाने के योग्य है, इसलिए हमने ऐसे स्टार्ट किया है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप ये सारे कार्य कर रहे हैं और मैं हमेशा जैसे मैंने कहा कि मैं जो भी कोई एक्टिविटीज होती है आपको और मोनिका दी को, इवन जो भी हमारे 100 वुमेन अचीवर्स उनकी सभी की एक्टिविटीज को मैं देखती रहती हूँ। मोनिका दी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे क्राइम की बात हो रही है, मेरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। आपने काफी सारे केसेस ऐसे भी हैंडल किए हैं जो बच्चे किसी क्राइम में इन्वॉल्व थे या उनके साथ कोई क्राइम होने वाला था और उसको आपने बहुत सेफली और बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से आपने हैंडल किया। तो अगर ऐसे केसेस, जहां तक मुझे याद है कि एक एपिसोड जिसकी आप क्राइम पेट्रोल में जिस एपिसोड को दिखाया गया था, तो वो आपके नॉलेज में कैसे आया और कैसे उस केस को आपने हैंडल किया था? विनीता जी, हमारा जो, मेरा और मेरे हस्बैंड का जो नंबर है ना, वो ऐसा वायरल है कि कहीं भी ना आप नाम डाल दो सोशल मीडिया पे हमारा नंबर निकल जाता है। वो बच्ची राजस्थान में यहाँ से करीब 1200 किलोमीटर दूर किसी बचपन से कोई अब्यूज उसके साथ हो रहा था, जो भी था, वो परेशान थी और वो बोल रही थी कि मुझे बचा लो। अब हम लोग बचा लो, लेकिन वो लोकेशन कुछ नहीं बता रही थी हमको, लगातार बस मैं मर जाऊँगी, ये कर लूँगी, और अल्टीमेटली उसने, हम लोग रात भर उसको काउंसिल करते रहे, पुलिस से कॉन्टैक्ट कैसे करा वो हम जानते हैं, क्योंकि एक इतनी दूर कोई जिला है, वहाँ के आप रात को 11 बजे आपको कॉल आता है, ना तो पुलिस ऑफिसर्स आपका कोई फ़ोन पिक करने वाले होते हैं, ना आपका वहाँ कोई मीडिया में कनेक्शन है। वो तो हमने अपने इंदौर और भोपाल और सारे कनेक्शंस को जोड़ के, गूगल है, उससे सारी चीज़ों को निकाल कर, एक तो मेरे हस्बैंड उस वक़्त मुंबई में थे,
वहां से वो बेचारे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मैं इंदौर से कर रही कोऑर्डिनेट, बट अल्टीमेटली ये हुआ कि हम लोगों ने सारी चीजों को लिंकअप कर लिया था सुबह तक, और वो बच्ची की जिंदगी बच गई थी। आपको मैं बताऊँ, क्राइम की बात करें तो इनके साथ सबसे ज्यादा क्राइम सेक्सुअल अब्यूज होता है, क्योंकि लोग ये मान के चलते हैं कि अगर इनके साथ कुछ हुआ है तो ये किसी को बता नहीं पाएंगे। तो ये वाला क्राइम सबसे ज्यादा इनके साथ में, और हम लोग लगातार इस क्राइम के लिए काम कर रहे हैं पिछले 19 साल से। और इस काम को करने में बहुत ईज़ी नहीं है। हम लोग को ने कई बार मरने मारने की धमकी लगातार इन्हें मिलती रहती है। जब आप किसी ऐसे केस में फँस जाते हैं कि कुछ बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, और आपको पता चला आप उन्हीं के केस ओपन कर रहे हो जाके, तो लाइफ थ्रेटनिंग हमको कई बार मिली है इसमें। लेकिन हम यही सोचते हैं कि अरे यार, कोई बुरा काम तो हम कर नहीं रहे। तो ईश्वर हमको पीछे से प्रेरणा देता है, बैकअप देता है, और बहुत सारे वेल विशर्स हैं जिनके साथ हम अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। ललिता भी उसमें एक है। वो बैकअप, मतलब जो मोटिवेशनल शब्दों के साथ जो बैकअप मिलता है, वो बैकअप के साथ हम फिर एनर्जाइज़ होते हैं, फिर से काम करते हैं। लेकिन हमको, मैं आज खुल के बोल सकती हूँ कि हम, मेरे को और मेरे हस्बैंड को इसमें लाइफ थ्रेटनिंग मिली है, इन केसेस को सॉल्व करने में। स्पेशली सेक्सुअल अब्यूज के केसेस को सॉल्व करने में हमको लाइफ थ्रेटनिंग मिलती है। तो करेक्ट। रिस्की है, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग जब जीत जाते हैं, उस बच्चे के फेवर में न्याय मिलता है ना, वो थ्रेटनिंग वेटनिंग हम सब भूल जाते हैं, और हम फिर तो कोई थ्रेटनिंग की चिंता भी नहीं करते हैं। फिर हम काम करते हैं बड़े जोश के साथ में। मोनिका जी, मैं इसी में आगे जानना चाहूंगी कि क्या हमारे इसमें कुछ कानून बने हैं क्या इन बच्चों के लिए अलग से, या वो जो कानून जो सभी के लिए बना है वही फॉलो किया जाता है इनके लिए, अगर इनको नहीं, सेक्सुअली अब्यूज हुए हैं तो सब क्या बना सब है इनके लिए? सबके लिए जो कानून बने वो तो इनके ऊपर लागू हैं ही, बट इनके लिए डिसेबिलिटी एक्ट का एक कानून अलग से बना है। पहले एक 1995 में विकलांग अधिनियम बना था, लेकिन अभी वो रिवाइज हो गया है। 2016 में एक नया कानून आ गया है, और उसमें कई तरह की धाराएँ भी बढ़ गई हैं। तो अब इनके लिए एक स्पेशल कानून भी है, और जनरल कानून तो सब इनके साथ लागू होते हैं, पर विशिष्ट कानून भी है जहाँ पर इनको स्पेशल प्रिविलेज मिलता है, चाहे एजुकेशन है, चाहे एम्प्लॉयमेंट है, चाहे लीगल इनको सपोर्ट चाहिए, चाहे इनको स्पीच मतलब कम्युनिकेशन की कहीं दिक्कत है तो उस तरह का सपोर्ट चाहिए, तो वो कानून भी इनके साथ में है। बहुत ही विविध चर्चा की आज हम लोगों ने। जो चैलेंजेस है उनके बारे में बात करी, हम लोगों ने सैनिटाइजेशन के बारे में बात करी, हम लोगों ने जो छोटे बच्चे हैं जो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, हमने एजुकेशन के बारे में बात करी, क्राइम रेट को कम करने की बात करी, समाज में क्या प्रचलित है वहाँ पर, और समाज से लड़ाई की हमने बात करी, हमारे संघर्ष जो हमने किए इन बच्चों को अपलिफ्टमेंट के लिए उसके बारे में हमने बात करी, और कानून क्या है इन बच्चों के लिए हमने इसके बारे में बात करी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अब डॉक्टर ललिता जी से कि वो हमारे दर्शकों को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी। अगर आपके पास कोई संदेश है, कोई मैसेज है, कोई एडवाइस है, तो आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। जी, सभी दर्शकों के लिए यही संदेश है कि अगर हम सब छोटे छोटे लेवल पे, अपने लेवल पे थोड़ा सा, हमारे तरफ से हमें तो बहुत कुछ मिला है समाज से, हम थोड़ा सा देना देना सीखें, हम देना शुरू करें। बहुत, हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कार्य करते ही रहते हैं, उनके कारण ही बहुत अच्छे अच्छे कार्य होता है समाज में। लेकिन हम सब अगर सोचें कि अपने स्तर पर हम क्या दे सकते हैं हमारे सोसाइटी के लिए, बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात एक कहना चाहती थी कि एजुकेशन जो सेक्टर है कितना इम्पोर्टेंट है। अगर इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाए, अगर हम देखते हैं बहुत सारे स्कूल्स है ना, हमारे पास स्कूलों की कमी नहीं है, टीचर्स की कमी नहीं है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा मॉनिटरिंग हो कि किस स्टैंडर्ड का, किस हमें क्वालिटी का एजुकेशन मिल रहा है, तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मेरा ये बहुत बड़ा चिंता है, अभी छोटे छोटे जो मशरूम स्कूल्स में बच्चों को, कई लोगों को ऐसा है ना, हम नहीं पढ़ पाए तो हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, तो ऐसा लोगों की मानसिकता है। लेकिन वो सभी अभी कोविड के कारण बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। तो मुझे ऐसा है कि पढ़ाने में बहुत सारे पेरेंट्स को तकलीफ होगी। तो अगर हम क्वालिटी एजुकेशन इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में भी प्रोवाइड करें, या कोई ऐसे वॉलंटियर्स ग्रुप
तैयार करें कि हम जाके वॉलंटरी सर्विसेज दे देंगे जब तक गवर्नमेंट की पॉलिसी बनती रहेगी, तो ये भी बहुत बड़ा एक सेवा होगा। मैं यही संदेश देना चाहूंगी, हम किस लेवल पे हमें खुद को सोचना है कि कहाँ क्या जरूरत है, क्योंकि करने का तो बहुत कुछ काम। थैंक यू। करने को बहुत कुछ है और कहते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और आप लोगों ने तो बूंद ही नहीं, आपने तो पूरा समंदर ही आपने खोल दिया है बच्चों के लिए, ज्ञान का भी और अपॉर्चुनिटीज़ का भी। मैं मोनिका जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज़ अपने साइड से संदेश दें हमारे दर्शकों के लिए कि मूक बधिर बच्चों से रिलेटेड या समाज को क्या करना चाहिए, क्या दायित्व बनता है, ताकि हमारा जो औचित्य है इनकी सेवा करने का वो पूरा हो पाए। तो प्लीज़ मोनिका जी। जी, मैं तो यही संदेश देना चाहती हूँ कि एक तो इनका एजुकेशन कहीं पर ना पिछड़े, कहीं पर भी ऐसा बच्चा दिखता है तो उसको किसी भी सरकारी स्कूल में एडमिशन जरूर करवा दें। और दूसरा है कि इनको एट पार ट्रीट करें सोसाइटी में, दया का भाव न रखें और सिर्फ है ना खाना खिला देना, एक ओकेजन पे जाके फोटो खिंचवाना वो नहीं। हम लोग इनको उस लेवल पे देखें कि कहीं पर किसी दिन हमारे जिले का कलेक्टर एक मूक बधिर बच्चा बना है और हम जाकर उसको काम की रिपोर्ट कर रहे हैं, हम तो उस लेवल पे देखना चाहते हैं। मतलब मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हम एट पार उनको ट्रीटमेंट दें। हम हमेशा ये नहीं देखें कि हम ये हमसे लेते रहेंगे और हम लोग हमेशा एक गिवर के रूप में अपर हैंड रहेगा और ये लोअर हैंड रहेंगे। मेरे ख्याल से वो भी हमको कभी देने के लायक बन जाए, हम इस तरह की बात सोचें। बहुत ही उम्दा विचार हैं आप दोनों के, ही इतने उम्दा और उत्कृष्ट विचार हैं कि प्रेरणा स्रोत है आप समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, और भगवान के अतुल्य है उन बच्चों के लिए जिन्हें कोई पूछता नहीं। और आप गए, उनके परिवार से लड़ाई करी आपने उन बच्चों के लिए, उनको ऊपर लेकर आए, एजुकेशन के लिए आपने काम करा। आप लोगों को मेरे साइड से सल्यूट है, जो भी आप काम कर रहे हैं, इट इज़ हेड्स ऑफ टू यू। मैं अभी समय की पाबंदी है, मन तो कर रहा है कि आपसे बातें करते जाएं और सारा दिन आप लोगों से बातें करते रहें, लेकिन समय की पाबंदी है। इसलिए मैं डॉक्टर विनीता से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज़ हमारी इस वार्ता को आज समराइज करें और इस टॉक शो को अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर करें। थैंक यू अभिषेक। जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, जिस विषय पर हम बात कर रहे थे, उसमें हमने हर बार जो वर्ड यूज किया अंडर प्रिविलेज्ड। मैं आगे एक ऐसा समाज देखना चाहती हूँ जहां हमें इस शब्द की जरूरत ही ना पड़े, ऑल आर प्रिविलेज्ड। हम ये बात करें, हमारे देश में एक अधिकार बना है समानता का अधिकार, तो वो सभी के लिए हो, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है। उनकी यदि बात करें तो वो सभी समानता का अधिकार रखते हैं। उन्हीं की समानता के अधिकार के लिए यदि कोई कार्य कर रहा है तो मोनिका दी उन बच्चों की आवाज बनी है जिनकी अपनी आवाज नहीं है, और उनको एक ऐसे लेवल पर देखना चाहती हैं जो एक नॉर्मल पर्सन अपने आप को देखता है। कलेक्टर बनना इट्स नॉट अ इजी थिंग, और वहां पर अगर एक ऐसा बच्चा खड़ा हो जिसको हम बोल सकते हैं वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल वॉइस, हम देख सकते हैं वी हैव मतलब वी कैन सी, हम इस पूरे वर्ल्ड को बहुत प्यार से देख सकते हैं, वी हैव इयर्स, हम सुन सकते हैं। पर ऐसे बच्चे जो ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते, उनकी आवाज बनकर उनको एक समाज के सामने सशक्त बना करके खड़ा करना आसान नहीं होता। और ये कार्य करने के लिए मोनिका जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। जितने सैल्यूट आपको दिए जाए उतने कम है। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, इस पर सभी का अधिकार है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो प्रिविलेज्ड है, चाहे वो अंडर प्रिविलेज्ड है। सभी को एजुकेशन देना, सभी को एजुकेशन मिलना उनका अधिकार है, और उस अधिकार को पूरे विश्व में फैलाना या पूरे एरिया में फैलाना आसान नहीं होता। वो काम कर रही है हमारी ललिता जी। अगर उनके बारे में बात की जाए, ऐसे तबके के लोगों को जो कि शिक्षा के महत्व को नहीं जानते, उनके बीच में शिक्षा के महत्व को पहुंचाना, उनके साथ काम करना, उनको एजुकेट करना और उनको उस लेवल पर पहुंचाना जो वो डिजर्व करते हैं, आसान नहीं होता। ये काम कर रही है ललिता जी, तो आपको भी बहुत सारा धन्यवाद इस कार्य को करने के लिए। और मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने हमारे साथ जुड़े, आपने इतने अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन की। ये हमारा एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा सोसाइटी को कि सब बच्चों की अपनी एक काबिलियत होती है, उसको समझिए, उसको वैसे ट्रीट कीजिए और अपनी सक्षमता अनुसार उन्हें वो एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैक लाइफ वीक इसी तरीके और कार्य में आपसे आगे जुड़ता रहेगा।
और अपने Thank you. व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगा कि हर संडे हम लोग आते रहेंगे आप लोगों के लिए दिन में 2 बजे ऐसे ऐसे टैबू टॉपिक्स लाकर जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, क्योंकि कहते हैं कि बात करने से ही बात बनती है। देखते रहिए मेक लाइफ वीक के टॉक शोज, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए समाज के उन लोगों के पास जिनके पास साधन है और जो उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं जो साधन विहीन है। मैं अभिषेक अग्रवाल डॉक्टर विनीता के साथ आज आपसे आज्ञा चाहूंगा। मिलेंगे अगले संडे दिन में 2 बजे मेक लाइफ वीक पर कोई नया टैबू टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।